गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक देख लिया था स्पोर्ट्स हब बनता भारत नीति का। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। जो मैंने अलग से डाटा को उठाकर एक पीडीएफ बनाई है और उसी पीडीएफ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नीति आयोग ने 19 मार्च 2026 को भारत के खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के निर्यात क्षमता को साकार करना शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या उनके लक्ष्य हैं वो हम देखते हैं कि लक्ष्य 2036 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि भारत के खेल निर्यात को 8.1 मिलियन तक पहुंचाना है, जो वर्तमान के अंदर $275 मिलियन है। वैश्विक हिस्सेदारी, विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी है वो 0.5% से बढ़ाकर 11% करने का लक्ष्य है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2036 तक खेल निर्यात के अंतर्गत लक्ष्य रखे गए हैं। तो लक्ष्य पहला ये है कि 8.1 बिलियन तक पहुंचाना है खेल निर्यात को, और विश्व बाजार में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 0.5 से बढ़ाकर 11% करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति से जो लक्ष्य हमने 2036 तक रखे हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति से देश के 54 लाख यानी कि 5.4 मिलियन नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। एमएसएमई की भूमिका, तो एमएसएमई की भूमिका खेल के क्षेत्र के अंदर 90% उत्पादन लघु और सूक्ष्म उद्यमों द्वारा संचालित है। यानी कि एमएसएमई की भूमिका जो है वो खेल के क्षेत्र के अंदर 90% है, जो लघु और सूक्ष्म उद्यमों द्वारा संचालित है। यानी जो लघु और सूक्ष्म उद्योग है उनके द्वारा क्या है, ये संचालित है। निवेश, तो 2036 तक हमने जो लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ निवेश किया है। तो 2027 से 31 के बीच 7500 करोड़ के समन्वित निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। यानी बंदरगाहों के निकट 4 नए ग्रीन फील्ड क्लस्टर की स्थापना होगी और मेरठ और जालंधर जैसे पुराने केंद्रों का आधुनिकीकरण। तो हमने देखा कि स्पोर्ट्स हब बनता भारत नीति आयोग का विजन है, और इसमें हमने लक्ष्य देखे कि 2036 तक 8 बिलियन तक पहुंचाना है, और वैश्विक हिस्सेदारी जिसको 11% तक बढ़ाना है। एमएसएमई की भूमिका जो खेल के अंतर्गत है वो 90% है। छोटे और सूक्ष्म जो उद्योग हैं, लघु सूक्ष्म उद्योग है, उनके द्वारा जो संचालित किया जा रहा है खेल क्षेत्र को। तो खेल के क्षेत्र के अंदर जो है वो 90% उनका योगदान है। और 2027 से 31 के बीच 7500 करोड़ का समन्वित इसमें प्रस्ताव किया गया है। और बंदरगाहों के निकट 4 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, और मेरठ और जालंधर के जैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है, बस ये इतना है कि 4 नए ग्रीन फील्ड क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। नीति आयोग के ये मेंबर्स हैं। संशोधित उड़ान योजना, यानी कि ये जो उड़ान योजना है, पहले ये योजना आ चुकी है 2016 के अंतर्गत, अक्टूबर 2016 के अंतर्गत ये योजना आई हुई थी। अभी इसमें संशोधन जो है वो 25 मार्च 2026 को इसको स्वीकृति मिल गई है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है उड़ान योजना की रूपरेखा। कुल बजट जो है इसका वो 28,840 करोड़ रुपए है कुल बजट। और ये जो योजना है ये 10 वर्षों के लिए है। अर्थात ये जो योजना पहले आई थी, उड़ान योजना, जो अक्टूबर 2016 के अंतर्गत आई थी, अभी इसको 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें संशोधित करते हुए इसको आगे बढ़ाया गया है 10 सालों के लिए। तो वित्त वर्ष 2026 से
2035 वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 आगे आने वाले 10 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया है। और मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई मार्गों से जोड़कर किफ़ायती यात्रा सुनिश्चित कराना। ये इसका यानी कि उड़ान योजना नाम से ही स्पष्ट है कि उड़ान यानी कि हवाई मार्ग, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र यानी कि जो दूर वाले क्षेत्र हैं उन दूर वाले क्षेत्रों को जोड़ते हुए हवाई मार्ग यात्रा सुनिश्चित कराना। रख रखाव के अंतर्गत इन्हें कि हवाई अड्डों हेतु 3 करोड़ रुपए, हवाई अड्डों के लिए 3 करोड़ रुपए और हेलीपैड हेतु 90 लाख प्रति वर्ष इन्हें सहायता राशि दी जाएगी। मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी विमानों को बढ़ावा देने के लिए हेल के द्वारा ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोनियर विमान की खरीद का प्रस्ताव रखा गया है। उड़ान योजना की जो शुरुआत हुई थी वो अक्टूबर 2016 के अंदर हुई थी और ये 10 वर्ष के लिए थी। 10 वर्ष के अंतर्गत ये 2026 तक रह चुकी है। 2026 के बाद अभी ये नई संशोधन हो चुकी है। अभी कब तक रहेगी? 2036 तक रहेगी। अब तक प्रगति पिछले 9 वर्षों में 95, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आ गई है नई योजना IVFRT योजना। IVFRT योजना, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है भाई, कभी कभी इसका फुल फॉर्म कथन कारण में भी पूछा जा सकता है। तो इमिग्रेशन वीज़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्षों के विस्तार को मंजूरी दी गई है, यानी 2026 से 2031 तक। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है IVFRT योजना। 25 मार्च को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवर्जन वीज़ा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग, जो कि IVFRT का फुल फॉर्म है, योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की स्वीकृति दे दी गई है। इसकी अवधि अब रहेगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। और कथन कारण में आपको पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है इसकी अवधि कितने वर्ष तक है? तो 5 वर्ष तक है। कुल परिव्यय इसके अंतर्गत 1800 करोड़ रुपए का होगा, जो पिछले 1365 करोड़ के बजट से अधिक रहा। नोडल एजेंसी ध्यान रखना कि नोडल एजेंसी जो है वो गृह मंत्रालय के तहत ई-गवर्नेंस मिशन मोड प्रोजेक्ट इसकी नोडल एजेंसी है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और 100% डिजिटल और संपर्क रहित वीज़ा प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण करना, ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अभी हमने देखा कि इस योजना की शुरुआत 13 मई 2010 को हुई थी। यह योजना भारत की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो ये थी योजना IVFRT योजना, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 वर्षों के लिए विस्तारित की गई है। आपको इसका फुल फॉर्म जो नाम है वो ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत इसकी अवधि कितनी रहेगी है? इसकी अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, यानी 5 वर्षों के लिए इसकी अवधि है। इसका कुल जो व्यय है वो 1800 करोड़ है, जो पिछले बजट के अंदर 1365 करोड़ था, उससे अधिक है। आगे देखते हैं नई योजना। यह है ट्रांसजेंडर संशोधित विधेयक 2026, विधायी प्रगति एवं न्यायिक गतिरोध। ये इसका मैं एक आपको क्लिप दिखाता हूँ। संशोधन विधेयक जब विचारार्थ यहाँ पर आया, ये विधेयक हमारे राष्ट्र की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसने हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और गरिमा के साथ में जीने का अधिकार है। तो ये सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक लाया गया था, जो ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जिनको नाम दिया गया है उनके बारे में था। और इस पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है,
तो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों से संबंधित ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में 24 फरवरी को और राज्यसभा के अंदर 25 फरवरी को ये पारित हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने की सिफारिश की है। तो क्योंकि ये सिफारिश, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 2019 के जो मूल अधिनियम हैं महत्वपूर्ण, उनमें जो 2019 के मूल अधिनियम हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करता है, विशेष रूप से पहचान की जो प्रक्रिया है उन परिभाषा से संबंधित है। इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोकने की सिफारिश की है। तो पढ़ते हैं इसका मुख्य प्रावधान क्या है। स्वयं पहचान का अंत। विधेयक 2014 में नालसा फैसले द्वारा दिए गए स्वयं पहचान सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार को हटाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो पहले जो विधेयक था, ट्रांसजेंडर विधेयक 2014 था, उसमें नालसा फैसला ये था कि जो ट्रांसजेंडरों की पहचान है वो एक गोपनीय पहचान होगी। लेकिन अभी इस विधेयक के अंतर्गत कह दिया गया है कि उन्हें एक मेडिकल के द्वारा एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और अगर आप कुछ भी उसमें अपने बॉडी में चेंजेस करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करवाना होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगाने की सिफारिश की है। और कड़े दंड ये है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए अधिकतम सज़ा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। परंतु एक इसमें प्रावधान ये भी है, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा अगर परेशान किया जाता है या उन पे कुछ उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो उन्हें उम्र के तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया गया था। इनकी मुख्य मांग क्या थी कि पैनल ने सरकार से इस विधेयक को तत्काल वापस लेने का आग्रह किया है। क्योंकि ये जो विधेयक है वो नालसा 2014 और पुट्टू स्वामी जो निजता का अधिकार है, ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों का उल्लंघन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की एक आशा मेनन की अध्यक्षता के अंदर जो समिति बनी है, उन्होंने सरकार को ये आग्रह किया, ये सिफारिश की है कि ये विधेयक जो है उसे रोक दिया जाए। अनिवार्य चिकित्सा जांच और सर्जरी के विवरण साझा करना एक है निजता के अधिकार का हनन है और भेदभावपूर्ण होगा। और 2019 का जो अधिनियम वो नालसा फैसले के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पहला मूल कानून लाया गया था, जिसमें अब 2026 में संशोधन किया गया है। तो बड़ी बात यही है कि जो ये ट्रांसजेंडर के लिए विधेयक आया है, ये विधेयक और एक नेतृत्व जो न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता वाली समिति है उसके बारे में पूछा जा सकता है। कथन कारण में ये प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये पॉलिटी के नज़रिए से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट विधेयक रहेगा। उसके बाद भारत के अद्यतन जलवायु लक्ष्य NDC 2031 से 2035 कैबिनेट की मंजूरी। तो क्या है ये पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये जो एक संस्था है भाई, हाँ ये नाम लिखा हुआ है कि UNFCCC, ये जो संस्था ये जलवायु से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके तहत 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को मंजूरी दे दी गई है। इसके प्रमुख मात्रात्मक लक्ष्य जो 2035 तक के हैं वो क्या हैं तो जानते हैं। इसके 3 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य कि वर्ष 2035 तक अपने GDP के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के जो स्तर रहा है उससे 47% कम करना है। और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो 60% हिस्सा है वो गैर जीवाश्म ईंधन
स्रोतों से प्राप्त करना। तो 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60% हिस्सा जो है वो हम किससे प्राप्त करेंगे? गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे। कार्बन सिंक, वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2035 तक 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना है। CO2 को हर कंट्री के लिए एक सीमित उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया था। तो उसी तरह भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया हुआ है और इसके अंतर्गत ये बताया गया अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया जाएगा 2035 तक 4 बिलियन टन CO2 के बराबर, ताकि जो हमारा जलवायु है, जो वन और वृक्ष आवरण है, उसको बढ़ाया जाए। 2035 तक क्या है, हमारे जो वन और वृक्ष हैं उसके आवरण को बढ़ाया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे। हालांकि वो तो उल्टा ही रहा है। देखते हैं आगे 2035 तक क्या कुछ नया होने वाला है। तो मुख्य लक्ष्य इसमें है कि पेरिस जो समझौता, मैंने अभी बताया था आपको कि पहले कोई समझौता हुआ था जो है पेरिस समझौता। भारत ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कमी की और 40% गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य रखा था। 2030 तक का लक्ष्य था ये, जो 2015 में बनाया गया था कि 2030 तक हम 33 से 35% कमी करेंगे और 40% गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य रखा था। परीक्षा के लिए उपयोगी है कि NDC का पूरा नाम क्या है? तो NDC का पूर्ण नाम क्या है? नेशनली डिटरमाइनेड कॉन्ट्रीब्यूशन। और वैश्विक तापमान जो वृद्धि है वो 2 डिग्री सेल्सियस, जिसकी प्राथमिकता है 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कम से कम इतनी रखनी है, तक सीमित रखने के पेरिस समझौते का हिस्सा है। क्या है? NDC। जो NDC है वो हमारा जो पेरिस समझौता हुआ था उसी का क्या एक हिस्सा है। 2035 के लिए 60% स्वच्छ ऊर्जा का नया लक्ष्य भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा लीडर के रूप में स्थापित करता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स हब जो नीति आयोग के अंतर्गत था, स्पोर्ट्स हब, जिसका लक्ष्य जो था वो 2036 तक 8.1 बिलियन डॉलर। और सेकंड हमने बात की थी उड़ान योजना। उड़ान योजना जो थी वो अक्टूबर 2016 में प्रारंभ हुई थी और अभी जो उड़ान योजना संशोधन हुआ था वो 2026 से 36 तक है, क्योंकि ये जो उड़ान योजना थी वो प्रति 10 वर्ष से आगे रीन्यू की गई है। इसके अंदर जो हमारा बजट था वो 28,840 करोड़ था। 28,840 करोड़ था और ये प्रति 10 वर्षों के लिए थी। और इसके अंतर्गत उड़ान योजना के अंतर्गत क्या था कि हवाई मार्गों से जो दूर के जो क्षेत्र है उन्हें हवाई मार्ग से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और मेक इन इंडिया के तर्ज पर इन्होंने जो हेल द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर थे और डॉर्नियर विमान की खरीद का प्रस्ताव भी रखा था। और तीसरी जो योजना हमने पढ़ी थी वो थी IVFRT। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इसकी फुल फॉर्म थी I से इमिग्रेशन, V से वीज़ा, F से फॉरनर, R से रजिस्ट्रेशन एंड T से ट्रैकिंग। और ये जो योजना थी ये भारत के आंतरिक सुरक्षा की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ये जो है वो 5 वर्ष की योजना थी। 5 वर्षों के लिए इसके अंतर्गत क्या है, विस्तार की जो मंजूरी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है।
और इसका जो कुल व्यय था वो 1800 करोड़ रुपए का था। अभी जो ये योजना है वो 2026 से कब तक है, 2031 तक रहेगी। 5 वर्षों के लिए इसको स्वीकृति मिली है। इसकी जो शुरुआत थी वो 13 मई से हुई थी, 13 मई 2010 से। तो ये हमारी तीसरी योजना थी। और उसके बाद हमने पढ़ा भारत के अंदर जो जलवायु लक्ष्य के बारे में पढ़ा था, जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। और NDC, जिसको शॉर्ट में NDC कहा गया था, जो 2031 से 35 तक इसको मंजूरी दी गई थी। ये 2031 से 2035 तक इसकी अवधि रहेगी। कौन सा समझौता था? पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने कुछ कमी करने के लक्ष्य रखे गए थे 2015 में। तब हमने जो 33 से 35% कमी उत्सर्जन तीव्रता में करनी थी और 40% जो है वो गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य रखा था, जिसे हमने 9 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया था। फुल फॉर्म है वो पूछी जा सकती है कथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।